हे एवरीवन एंड वेलकम टू लिटन लॉजिक। और आज के इस वीडियो में फार्मिंग के बेसिक्स को हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, जिस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथ्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। हमारे लिए जो ज़रूरी प्लांट्स है, खाने के लिए जो वेजिटेबल्स होते हैं, या दूध है या वूल है, ये सारा प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? हमारे यूज़ के लिए करते हैं। और उसी चीज़ को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मेनली आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये क्रॉप्स क्या चीज़ है? क्रॉप्स मतलब प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। सेम तरीके की फसल उगाई जा रही है एक ही जगह पे, और वो भी बड़े लेवल पे। अब ये जो क्रॉप्स है ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में उगाया जाता है, जिसमें से दो मेन क्रॉप्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप्स मतलब वो ग्रेन्स या वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। जनरली ग्रो करने का सीजन इसका जून से सितंबर के बीच में होता है। जैसे मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये सारी क्या है? खारिफ क्रॉप है। और दूसरा क्रॉप है राबी। ये विंटर सीजन में उगाया जाता है, मेनली अक्टूबर से मार्च के बीच में। जैसे कि वीट है, मतलब गेहूं है, मटर है, मस्टर्ड है यानी कि राई, ये सारे कब उगाए जाते हैं? विंटर में। अब इसमें ना हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि इसे याद कैसे करें। हमें बारिश के सीज़न में खांसी सर्दी होती है, तो खांसी खा से खारिफ, और खारिफ रेनी सीज़न। खांसी होती है रेन में और खारिफ उगता है रेनी सीज़न में। एक याद हो जाएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें उगाने की कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, यानी कि ग्रो करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो वो स्टेप्स कौन से देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मट्टी तैयार करना। सेकेंड इज सोइंग, सीड्स लगाना। थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद डालना। फोर्थ इज इरिगेशन, पानी देना। फिफ्थ इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, कटिंग करना। एंड लास्ट वन इज स्टोरेज, संभाल के रखना उस ग्रेन को ताकि पूरा साल आप यूज़ कर सको। अब इन सारी प्रैक्टिसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टिलिंग या प्लाउइंग की प्रोसेस होती है। टिलिंग और प्लाउइंग में क्या होता है? ज़मीन की जो ऊपर की मोटी लेयर होती है उसको खोदा जाता है। अब ये खोदने की रीज़न है कि रूट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि जितनी मिट्टी खुली खुली होगी उसके अंदर वो सांस ले पाएंगे, रूट्स अच्छे से फैल पाएंगे, ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जा पाएंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं जब आप मट्टी खोदते हो। तो उसके अलावा सॉइल के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिसको हम क्रम बोलते हैं, इसको तोड़ने में भी हेल्प होती है जब टीलिंग की जाती है। और इस टीलिंग की प्रोसेस में यूज़ होने वाले टूल्स है प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर, जिसकी इमेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। प्लाव के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, प्लाव शाफ्ट एंड प्लाव शेर। जो प्लाव शेर होता है ये ज़मीन में होता है, जो खोदने का काम करता है, और प्लाव शाफ्ट जो होता है वो एनिमल के ऊपर बांधने के लिए काम आता है। नेक्स्ट हो भी कुछ इसी तरीके से होता है, मेटल का बना होता है। एंड कल्टीवेटर जो है ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया हुआ पार्ट होता है, जो मट्टी को इवनली खोदने का काम करता है। ये टाइम और लेबर बचाता है, इसलिए आजकल यही यूज़ होता है। नेक्स्ट, अब सॉइल तो हमने खोद दिया, उसके बाद ज़रूरी है सोइंग। सोइंग यानी कि सीड्स लगाना। तो उसके लिए हेल्दी और अच्छे क्वालिटी की सीड्स हमें सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, इसमें एक बड़ी फनल होती है जिसके अंदर सीड डाली जाती है। उस फनल का जो एंड पार्ट है वो ज़मीन में गाड़ के ऊपर से सीड्स उसमें डाले जाते हैं। लेकिन अभी हम मॉडर्न तरीका यूज़ करते हैं जिसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं। ये भी अगेन ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स लगाई जाती है, और वो सीड को कवर भी कर देता है, मट्टी डालते डालते जाता है। तो ये क्या, अगेन टाइम और लेबर बचाता है। अब सीड लगाने के बाद उसे उगने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो मिलती है मैन्योर और फर्टिलाइजर से। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है? सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को अच्छे से उगने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। अब उसमें से सबसे पहले जानेंगे मैन्योर क्या चीज़ है। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ये डेड प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से बनाया जाता है, जैसे पत्ते और गोबर, ये जो वेस्ट है इसको सड़ा के बनाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस यानी काले रंग की मट्टी है, जो पानी को और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन ये जो मैन्योर है ये फर्टिलाइजर से थोड़ा कम न्यूट्रिएंट्स रखता है,
लेकिन क्योंकि ये वाटर पॉल्यूशन कम करता है इसलिए ज़्यादा लोग मैन्योर यूज़ करते हैं। अब फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल्स है जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है। जैसे अगर मेरे मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी है तो मैं वो वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी जो फॉस्फोरस ज़्यादा बनाएगा। और फर्टिलाइजर्स जो है ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। ये रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होते हैं, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देते हैं, इसलिए बेटर है टू अवॉइड फर्टिलाइजर्स। अब एक और तरीका है जो सॉइल की फर्टिलिटी बचाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अल्टरनेट क्रॉप्स लगाना, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ फिक्स सीक्वेंस। जैसे मैंने इस साल गेहूँ उगाया तो अगले साल मैं कोई और क्रॉप लगाऊंगी। और मोस्ट ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं वो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लिग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जो नाइट्रोजन को पकड़ के रखते हैं। अब फर्टिलाइज़र डाल दिया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पानी। पानी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करता है, ये मॉइस्चर देता है सॉइल को, प्लांट को बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाता है, सीड जर्मिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो हमें यील्ड कैसे मिलेगा? और इन सब के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई, किसी भी प्लांट को दिया गया वाटर सप्लाई। और ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे दिया जाता है, अलग अलग टाइम पे, और हर प्लांट के लिए अलग तरीका होता है इरिगेशन का। डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लेस पे है और कौन सा सीजन चल रहा है। अब इरिगेशन के मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें वेल्स, पम्प्स, कैनल, लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। या तो कैटल्स यूज़ करेंगे, कैटल्स यानी एनिमल्स, या ह्यूमन लेबर। ये सस्ता तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, तो उसके अल्टरनेट में क्या निकाला था? पंप्स निकाले थे जो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी से चलते थे। लेकिन अब हम मॉडर्न हो गए तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो मेथड्स है जो मोस्ट ऑफ ऐसे एरियाज़ में यूज़ होता है जहाँ पानी की कमी हो। तो सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब एक तरीके से बारिश करना। पाइप्स होते हैं जिसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं जो बारिश के जैसे पानी जो है स्प्रिंकल करते हैं, इसलिए उसको स्प्रिंकलर मेथड बोलते हैं। ये जो लैंड अनइवन है, एक जैसा प्लेन लैंड नहीं है, ऊपर नीचे लैंड है, ऐसी जगह पे ये सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इसमें पाइप्स के अंदर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है प्लांट्स पे पहुंचाया जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो। अब पानी तो प्लांट को दे दिया, अब उस प्लांट की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, और प्रोटेक्शन हमें करनी होती है वीड से। ये वीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स, जैसे घास उगती है या कोई ऐसा प्लांट उग रहा है जो आपके किसी काम का ही नहीं है, अगर वो उस क्रॉप के साथ उग रहा है तो क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो शेयर कर रहा है, यानी आपका जो मेन क्रॉप है उसको कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए ये वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है, और जो हटाने की प्रोसेस है उसे वीडिंग कहा जाता है। इसे दो तरीके से निकालते हैं। अगर मैन्युअली निकाल रहा है, हाथों से निकाल रहा है, तो उसे हम खुरपी कहते हैं, इंग्लिश में सिकल कहते हैं, या तो फिर वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं। वीडीसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ अनवांटेड प्लांट्स को मारेंगे, आपके क्रॉप्स को हार्म नहीं करेंगे। अब आपके प्लांट्स अब ग्रो हो गए हैं अच्छे से, उस पर सीड्स आ गई है या फ्रूट्स आ गए हैं, अब बारी है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग यानी तोड़ना, कट करना। अब मैन्युअली अगेन खुरपी से, सिकल से आप उसको तोड़ सकते हो, या तो फिर हार्वेस्टर का यूज़ कर सकते हो। हार्वेस्टर भी ट्रैक्टर से लगा होता है, ये आपकी सीड्स को या फ्रूट्स को कट कर लेगा। और इसी हार्वेस्टर के साथ एक थ्रेशिंग नाम की मशीन भी लगी होती है जो सीड्स को चैफ से अलग करती है। अगर सीड्स अगर किसी कोटिंग के अंदर है, चैफ मतलब कोटिंग के अंदर है, तो कोटिंग से बाहर निकाल देगा। अगर छोटे लेवल पे एक छोटा सा खेत है और मशीन नहीं है तो हाथों से या मैनुअली सीड्स को शेफ से अलग किया जाता है, जिसको विनोइंग कहते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। अब हार्वेस्टिंग के बाद आता है स्टोरेज। इतने अच्छे से आपने सीड्स उगा लिए, अब आपकी बारी है उसे स्टोर करने की। जब आप ग्रेन्स निकालते हो तो इसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो सबसे पहले इन ग्रेन्स को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सड़ जाएंगे। ड्राई करने के बाद इन्हें रैट, इंसेक्ट या ख़राब होने से बचने के लिए, अगर घर में इसे स्टोर करना है तो कुछ लोग इसमें ड्राई नीम के पत्ते डालते हैं, या तो फिर केमिकल्स का यूज़ करते हैं अगर गोडाउन में सेव करके रखा है तो। अगर स्मॉल स्केल पे, अगर छोटे गोडाउन्स में इन्हें रखा जा रहा है तो जूट बैग में या मेटल के बिन्स होते हैं जिसमें इसे स्टोर किया जाता है। और अगर लार्ज स्केल पे इसको स्टोर करना है तो ग्रेनरीज या सीलोज में रखा जाता है। अब इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्रीज भी होती है। एनिमल हस्बेंड्रीज मतलब जहाँ पे एनिमल्स को पाला जाता है प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे वुल है, मिल्क है,
ये सारा एनिमल हस्बेंड्री में आता है। इसकी ज़्यादा डिटेल आपके चैप्टर में नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो ये था आपका चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मैं अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलूँगी। टिल देन कीप लर्निंग।